हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। फिर से आपके लिए एक स्पेशल चैनल स्टार्ट किया जा रहा है, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी। इस चैनल के तहत आपको फिर से जो है ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रदान की जाएंगी। शॉर्ट तरीके से एग्ज़ाम के लिए स्पेशल तैयारी आपको कराई जाएगी। इस मिशन के पीछे हमारे प्राचार्य जी का विशेष योगदान है। उन्होंने एक टीम गठित की है जो फिर से जो है एग्ज़ाम के लिए विशिष्ट तथ्यों को लेकर के, ऐसे तथ्य जो एग्ज़ाम में स्पेशल हो सकते हैं, एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की तैयारी कराने के लिए फिर से टीम बनाई गई, जिसको लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस तरह से हमारा ये चैनल जो है आपको ज्ञानवर्धक ज्ञान प्रदान करेगा, विशिष्ट तथ्यों को प्रसारित करेगा, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो एग्ज़ाम में संभावित होंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, समय देर न किए हुए, और विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज आपका विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रवाद मीन्स होता है जब राष्ट्र के लिए लोग समर्पित होते हैं, राष्ट्र के लिए जब लोग एकजुट होते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए लोग एक नई विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसा धरातल था जिसमें सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर के राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य किए और आगे बढ़े। तो इसके कौन कौन से कारण थे, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले उच्च वर्गों का विशेष उनको छूट प्रदान की गई थी। उच्च वर्ग विशेषाधिकार के कारण समाज में या पूरे यूरोप में वहाँ पे जो है उनकी तानाशाही चलती रही, भौतिकवादी जीवन जीते रहे। लेकिन इसी दरमियान जब मध्यम वर्ग का उदय होता है, मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आएंगे, जैसा कि 18वीं सदी में औद्योगिकरण के पश्चात जो है सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, जिसमें कौन कौन लोग थे, श्रमिक वर्ग थे, और इसी क्रम में मध्यम वर्ग था, उद्योगपति था, व्यापारी था और सेवा क्षेत्र था। ये वर्ग अस्तित्व में कब आया? औद्योगिकरण के पश्चात आया। तो इस तरह से औद्योगिकरण के पश्चात मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग के लोगों ने जो है राष्ट्रीय एकता के विचारों को आगे बढ़ाया। अभी तक क्या था, उच्च वर्ग के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था, उनके विचारों को जो है लोग समर्थन करते थे, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता था, क्योंकि उन्हीं का जो है एक छत्र सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन औद्योगिकरण के पश्चात मध्यम वर्ग का उदय होता है। मध्यम वर्ग के उदय होने के कारण जो है ये वर्ग अस्तित्व में आए। कौन कौन से वर्ग थे? श्रमिक वर्ग था, जिसमें उद्योगपति थे, व्यापारी थे और सेवा क्षेत्र के लोग थे। तो इन वर्गों के उदय होने के कारण जो है एक नवीन विचारधारा का उदय हुआ। ये लोग एकजुटता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए प्रयास किए, जिससे सभी वर्गों में एकता की विचार आगे बढ़े। दूसरा कारण है उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा का जो उदय हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत क्या क्या बातें रखी गई थी। कभी कभी अतिरिक्त क्वेश्चन आता है, उदारवाद क्या है एग्जाम में। चूंकि इस प्रश्न को लेकर के हम, ये पार्ट 1 है और इसके संदर्भ में हम लोग इसमें बहुत सारे टॉपिक क्लोज करेंगे, और अगले पार्ट में पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। तो पार्ट 1 में आप लोग इस प्रश्न को लेकर के इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जैसे उदारवाद क्या है, चूँकि एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, और इसी प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छिपे हैं। जैसे उदारवाद क्या है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ किन कारणों से हुआ, मध्यम वर्ग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह से एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हुए हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया? उदारवादी विचारधारा। अब उदारवादी विचारधारा के लोगों की मांगें क्या थी, किस तरह के इनके विचार थे, तो इनमें आप अध्ययन करेंगे कि इसमें एक नई विचारधारा थी जिसमें व्यक्ति के लिए आज़ादी थी। उदारवाद में जो विचारधारा थी वो क्या थी? व्यक्ति के लिए आज़ादी। आज़ादी या स्वतंत्रता किसी राष्ट्र के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग आज़ाद नहीं होंगे
तो ऐसे स्थिति में उस देश का विकास नहीं हो सकता, उस देश में भाईचारा नहीं हो सकता, उस देश में राष्ट्रीयता की भावना नहीं हो सकती। तो ऐसे कंडीशन में जो है राष्ट्रीयता की भावना अगर आगे नहीं प्रसारित होगी तो राष्ट्र एकजुट नहीं होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता हमेशा बाधित रहेगी। तो यहाँ पे उदारवादी विचारधारा के लोगों ने क्या मांग रखी? सबके लिए कानून एक समान हो। कानून कैसा हो? एक समान हो। सबके लिए जो है आज़ादी हो, सबके लिए बराबरी हो। तो इस तरह से एक समानता की बातें आई। इस उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत लोगों के लिए एक समानता की बात आई कि सबके लिए आज़ादी हो, सबके लिए एक समान कानून हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो ऐसी विचारधारा का पनपी 19वीं शताब्दी में यूरोप में, और इस विचारधारा के कारण व्यापारियों ने क्या मांग रखी, या इस विचारधारा के लोगों ने क्या मांग रखी कि वस्तुओं को, लोगों को और पूंजी को राज्य में आवागमन को में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए। जैसे कि आप जानते हैं आर्थिक उदारवाद के अंतर्गत व्यापार को एकदम उसकी जो नीतियां होती हैं वो मतलब इस तरह से बनाई जाती हैं जिससे लोग पूंजी को निवेश कर सकें, दूसरे राष्ट्रों के लोग, पड़ोसी राज्य के लोग वहाँ पे व्यापार कर सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने मांग रखी कि दूसरे वस्तुओं की जो है आवागमन जो है आसानी से हो सके, पूंजी का भी आवागमन आसानी से हो रखे, बाधा रहित। बाधा रहित का तात्पर्य यहाँ पे है कि राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तीसरे सुधारवाद के अंतर्गत ये सारी बातें रखी गई और इस विचारधारा के पनपने के कारण लोगों में एकजुटता की भावना आई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। डियर स्टूडेंट, 1821 ईस्वी में यूनान में संघर्ष प्रारंभ हो गया। आज़ादी को लेकर के लोग संघर्ष करते हैं, अपनी मांगों को लेकर के लोग संघर्ष करते हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष करते हैं, अपने हक के लिए लोग संघर्ष करते हैं। और इसी हक की लड़ाई में यूनान के लोगों ने भी संघर्ष किया, जो यह संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुआ। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया, यानी मान्यता मिल गई। इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य देशों को भी ऊर्जा प्रदान की। कहते हैं जब किसी राष्ट्र में आज़ादी मिलती है तो उसका असर केवल उसी देश पे नहीं पड़ता, उसके पड़ोसी देशों पे भी पड़ता है। इसका असर यूरोप के अन्य देशों पे पड़ा, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार होना चाहिए, हमें भी जो है हर प्रकार का आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से यूनान की आज़ादी के पश्चात जो है वहाँ के लोगों के आज़ाद हो जाने के पश्चात यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह की भावना जागृत होने लगी। लोग अभी जो विखंडन की बातें करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, अब लोग एकजुटता की बात करने लगे, क्योंकि आज़ादी के लिए लोगों का एकजुट होना ज़रूरी है। अगर लोग आपस में विखंडित रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो किसी देश को, राष्ट्र को आज़ाद कराना संभव नहीं है। तो इस तरह से यूनान के संघर्ष का भी जो है राष्ट्रवाद के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चलते हैं। भाषा। भाषा ने भी राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हम लोग कहते हैं ये जात के लिए कि हमारी जात के लोग हैं, अपने जात के लिए हम लोग एकजुट हो जाते हैं, तो वैसे भाषा के भी आधार पे लोग क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या स्थिति बनी थी, पोलैंड देश है, पोलैंड पर जो है रूस का कब्जा हो जाता है। रूस का कब्जा हो जाने पे रूस ने रूसी भाषा को उस पर लाद दिया गया कि यहाँ पे इस राष्ट्र में रूसी भाषा जो है काबिज रहेगी, या रूसी भाषा सभी लोग अपनाएंगे। लेकिन वहाँ की जनता ने, चूँकि पोलिश भाषा थी और पोलिश भाषा के आधार पर लोगों ने विरोध किया, लोगों ने हर जगह पोलिश भाषा का प्रदर्शन किया और इस भाषा के आधार पर लोग, वहाँ के लोग एकजुट हुए और रूसी भाषा का विरोध किया। तो इस तरह से भाषा के आधार पर भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। जन विद्रोह। जन विद्रोह क्यों होता है? सभी राष्ट्रों में जन विद्रोह लगभग हुए हैं। जहाँ जहाँ पे समस्याएं आती हैं, चाहे सामाजिक लेवल पे हो, चाहे राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे आर्थिक लेवल पे हो, जब जनता को समस्याएं परेशान करती हैं, जैसे भुखमरी है, बेरोजगारी है,
लोग भूखे मरते हैं, जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता, आर्थिक तंगी होती है, तब वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ लोग क्या करते हैं, जन विद्रोह करते हैं। और ये जन विद्रोह धीरे धीरे उनके पीछे एक बड़ा समूह सम्मिलित हो जाता है, लोग एकजुट होकर के विद्रोह करने लगते हैं उस व्यवस्था के खिलाफ, उस तंत्र के खिलाफ, और इस तरह से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। तो जन विद्रोह भी जो है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराने में विशिष्ट भूमिका निभाई। इसी क्रम में है संस्कृति की भूमिका। किसी राष्ट्र में वहाँ की भाषा, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के विचारकों का योगदान होता है, बौद्धिक वर्ग का योगदान होता है। सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराने में अपना विशेष योगदान देते हैं। तो ये वहाँ के यूरोप के देशों में जो वहाँ की संस्कृति थी, उस आधार पर लोग क्या हुए, एकजुट हुए, और एकजुटता के आधार पर लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए, राष्ट्र के प्रति एकता की बात जो चीज़ें थी उससे जुड़ने लगे, और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप एक गहराई से अध्ययन किए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, और इस कारणों में आपने ये सारे बिंदुओं का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ था, इसी क्रम में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था, और भाषा था, और जन विद्रोह और संस्कृति की भूमिका। ये सारे फैक्टर जो है राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारण थे। अब इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में चूंकि महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि जो लेसन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब उस प्रश्न में एक विशेषता और छिपी हुई है, इससे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में इंपॉर्टेंट छिपे हुए हैं। कैसे? जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के समय मध्यम वर्ग का क्या योगदान था, एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे गागर में सागर भरना होता है, वैसे ही आपको एक टेक्निक बताते हैं कि इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलाएंगे उनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताते चलेंगे कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन छिपा है कि मध्यम वर्ग के उदय, राष्ट्रवाद के उत्थान के समय मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग के उदय का क्या योगदान था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उदारवादी विचारधारा से क्या समझते हैं, यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप में उदारवाद का प्रचार हुआ और उदारवाद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये एक दीर्घ उत्तरी है और इसी के साथ साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो चल रहा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान में भाषा का क्या योगदान था। तो इस तरह से भाषा को भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी सम्मिलित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है संस्कृति की भूमिका। तो इस तरह से यहाँ पे 4 लघु उत्तरीय प्रश्न इस रूप में भी छिपे हैं इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आपका रेडी हो रहा है, साथ साथ उसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से आप कर सकें। डियर स्टूडेंट, इस पूरे राष्ट्रवाद के विकास या यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उत्थान हुआ था उसके कौन कौन से फैक्टर थे जो इसके उत्तरदायी कारण थे, इसके विषय में आपने अध्ययन किया। इस वीडियो में अंतर्गत आपको जो है 3 पार्ट में वीडियो चलाएंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत तरीके से आ सकते हैं, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या था, या फिर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें राष्ट्रवाद के उत्थान में उदारवादी विचारधारा का क्या योगदान था। तो इस तरह से इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं और ऐसे प्रश्नों को आप एक ही तरीके से हल कर सकते हैं, एक ही ढंग से आप दीर्घ को तैयार करते करते उसी में शॉर्ट क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस लेसन को हम 3 पार्ट में बनाएंगे, ये पहला पार्ट था। सेकंड और थर्ड अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। इस तरह से एक लेसन के 3 पार्ट होंगे, 3 सीरीज में आपको ये लेसन मिलेगा। और इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।